नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर डीएनए से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये बातें जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती हैं। तो बहुत शानदार और बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है और क्लास बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है। मात्र 5 से 10 मिनट की क्लास में आप डीएनए से रिलेटेड बहुत अच्छे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग समझ सकते हो, उनको याद कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीएनए की फुल फॉर्म के साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, डीएनए हमारी कोशिका के अंदर पाया जाता है, मतलब आपके शरीर की हर कोशिका के अंदर होता है डीएनए। इस डीएनए की मैम पोजीशन क्या होती है? तो दोस्तों ये डीएनए आपके सेल के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें देखने को मिलता है। केंद्रक को छोड़कर भी कभी कभी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होते हैं यानी कि लवक, उनमें भी आपको डीएनए देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर हम लोग अगर मेन डीएनए की बात करें तो वो होता है केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो मैम क्या होता है डीएनए, क्या फुल फॉर्म होती है डीएनए की? चलिए आइए शुरू करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हो, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको कई एग्जाम्स में पूछी गई है डीएनए की फुल फॉर्म, तो आज आपने जान लिया। आपके एग्जाम में आएगी तो आप इसको अच्छे से इजीली बता पाएंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। क्लियर? अब बात करते हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए दोस्तों आप लोग बताएंगे इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यह न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है दोस्तों। न्यूक्लियोटाइड मैम क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड? अभी इस बात को भी बताएंगे। फिलहाल आप समझे कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर डीएनए की संरचना बनाते हैं। जैसे आपने कभी खाया है कोई लड्डू, मान लीजिए आपने खाया बूंदी का लड्डू, तो बूंदी को जोड़कर, बूंदी को बांधकर एक लड्डू तैयार किया जाता है। तो हम उस लड्डू को कह सकते हैं कि वो लड्डू बूंदी का पॉलीमर होता है। वो लड्डू बूंदी का क्या है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड है। आप इस तरीके से इसको बता सकते हो। ठीक है, अब हमने वैसे ही बात करी डीएनए के बारे में। डीएनए जो होता है इसमें भी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो आप कह सकते हो कि डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, यानी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक डीएनए का निर्माण करते हैं, है ना। अब हमारे सामने एक और स्टेटमेंट है जो आपको पूछा जाता है कि डीएनए की मोनोमर यूनिट क्या होती है, डीएनए की एकल इकाई क्या होती है। तो आप कह सकते हो कि इसकी मोनोमर इकाई न्यूक्लियोटाइड ही है। भाई देखो, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, एक दो तीन चार, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है दोस्तों। वो आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़कर निर्माण कर रहे हैं डीएनए का। तो हम कह सकते हैं ना कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है? पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, बहुलक का मतलब जैसे अभी मैंने लड्डू का एग्जाम्पल दिया, मेरे पास बहुत सारी बूंदी हैं, मैंने उन सारी बूंदियों को एक साथ बांधा और एक लड्डू तैयार कर दिया। तो दोस्तों लड्डू हो गया पॉलीमर बूंदी का। बूंदी का लड्डू खाया है ना, सभी को पसंद भी होगा। सेम वैसे ही डीएनए जो होता है ये भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। लेकिन अगर आपको कहें कि इन पूरे न्यूक्लियोटाइड के अंदर या डीएनए को अगर हमने बनाया है तो उस एक ऐसी यूनिट का नाम बताओ जिससे जुड़ जुड़कर आपका डीएनए बना है। यानी इस बार एकल यूनिट की बात हो रही है, मोनोमर यूनिट की बात। तो आप कहेंगे मोनोमर यूनिट जो होती है डीएनए की वो भी न्यूक्लियोटाइड ही होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ये जो लड्डू तुम्हारे हाथ में है, इस लड्डू के अंदर जो एक चीज ऐसी है, मतलब एक जैसी सारी चीजों से मिलकर बना है वो लड्डू, सारी बूंदियां उसके अंदर। तो मैं कहूं कि इसके अंदर से मुझे एक बूंदी को निकाल कर दिखाओ और बताओ कि इसके अंदर एक सिंगल बूंदी जो है वो कैसी दिखती है। तो तुमने कहा लो देखो ये है एक बूंदी, ऐसी अनेक बूंदियों से मिलकर ये लड्डू बना है। तो इस लड्डू को बनाने वाली जो यूनिट है वो कहा जाती है बूंदी। तो बूंदी का ही पूरा लड्डू है, इसीलिए लड्डू को पॉलीमर या एकल यूनिट दोनों के रूप में जाना जा सकता है। तो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि डीएनए किस बहुलक इकाई से बना हुआ है, तब भी न्यूक्लियोटाइड कहोगे। और डीएनए के अंदर जो एकल मोनोमर आपको पूछे, एकल यूनिट, तब भी आपको न्यूक्लियोटाइड बताना है। तो दोनों अलग अलग लेवल के क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं, बट आपको आंसर एक याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर भी है दोस्तों। और डीएनए की संरचना में बनाने वाली अगर एक यूनिट को देखें तो वो भी न्यूक्लियोटाइड ही होगी, यानी कि इसकी मोनोमर इकाई भी न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर दोस्तों? जैसे आपने स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड ही हैं जो आपस में मिलकर डीएनए को बना रहे हैं। हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, दो हैं, तीन है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए को बना रहे हैं।
आगे हमने बात करा कि मैम ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 तरीके के मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलते हैं, 3 तरीके के अणु इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड कितने अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आपने कहा न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स, 3 अणु होते हैं दोस्तों। ये 3 अणु कौन कौन से हैं जो न्यूक्लियोटाइड को मिलकर बनाते हैं? तो आपने बताना है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनमें होती है डिऑक्सी राइबोज शुगर। तो पहला मॉलिक्यूल होता है इनके अंदर डिऑक्सी राइबोज शुगर का। मैम दूसरा मॉलिक्यूल होता है दोस्तों फॉस्फेट ग्रुप का, और तीसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस का। तो कुल मिलाकर ये 3 चीजें मिलकर कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन सी 3 चीजें? आपने कहा डिऑक्सी राइबोज शुगर, है ना, आपने कहा फॉस्फेट ग्रुप, और आपने कहा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन तीनों को जब आप लोग इकट्ठा मिला देते हो तो इन्हीं को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, और यही न्यूक्लियोटाइड आपके डीएनए का निर्माण करते हैं। तो डीएनए में क्या है बच्चा? डीएनए में आपकी राइबोज शुगर है। क्या है डीएनए में? कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट ग्रुप है। और डीएनए के अंदर कौन से क्षार होते हैं? आप कहते हो नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। क्लियर? अब यहां से आप लोगों को पूछेगा कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, या कितने नाइट्रोजिनस बेस हैं जो हमारे डीएनए को मिलकर बनाते हैं? टोटल ऐसे कितने नाइट्रोजिनस क्षार हैं जो डीएनए में देखने को मिलते हैं? तो आप कहोगे हमारे डीएनए में ऐसे टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। एडेनिन होता है दोस्तों, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन, और एक होता है थाइमिन। तो ये आपको पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना के लिए कौन से नाइट्रोजिनस क्षार उपयोग किए जाते हैं। विच नाइट्रोजिनस क्षार आर यूजफुल टू मेक अ डीएनए। तो डीएनए को बनाने के लिए हमें 4 नाइट्रोजिनस बेस चाहिए। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। क्लियर हो गया भाई? मैम अगर यहीं से आरएनए का डिफरेंस लेकर चले तो आरएनए के अंदर दोस्तों आपको थाइमिन नहीं मिलता। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में भी सेम चीज होती है, बट आरएनए में थाइमिन नहीं होता। आरएनए में आपको यूरेसिल मिलता है थाइमिन की जगह। क्या मिलता है दोस्तों? यूरेसिल नाम का नाइट्रोजिनस क्षार देखने को मिलता है आरएनए के अंदर। तो डीएनए में आपको थाइमिन मिलेगा, आरएनए में आपको यूरेसिल मिलेगा। ये अंतर है डीएनए और आरएनए में। आगे बात करते हैं, और मैम बात करते हैं कि नाइट्रोजिनस क्षार डीएनए के अंदर किस तरीके से जुड़ते हैं। तो देखो ये जो बीच में आपको पर्पल और ग्रीन कलर का दिख रहा है, ब्लू और पिंक कलर का दिख रहा है, तो ये ग्रीन वाला एडेनिन है। ठीक है, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है इस तरीके से। और मैम जो यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन है, तो साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ता है इस तरीके से। तो एडेनिन के और थाइमिन के बीच में होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और मैम साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ये आपका डीएनए है दोस्तों, ये फॉस्फेट शुगर है डीएनए के अंदर, ये डीएनए है आप लोगों का। अब डीएनए के बीच बीच में आपको मिलते हैं नाइट्रोजिनस बेस, ऐसे ऐसे। अगर ये ए है तो ए के साथ हमेशा टी मिलेगा। अगर दोस्तों ये सी है तो सी के साथ हमेशा जी मिलेगा। फिर ऐसे ही टी के साथ हमेशा ए मिलेगा, ठीक है, जी के साथ हमेशा सी मिलेगा। ऐसे करके ये डीएनए के अंदर जो है डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाते जाते हैं जो न्यूक्लियो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं बच्चा। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से डीएनए जो है नाइट्रोजिनस बेस उसमें जुड़े हुए होते हैं। क्या है नाइट्रोजिनस बेस? एक तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि डीएनए की संरचना से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों देखेंगे हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। जैसे सबसे पहला पॉइंट है 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। दोस्तों डीएनए एक दोहरी कुंडली संरचना है, जैसे मैंने अभी बनाकर दिया खाया था, एक कुंडली ये, एक कुंडली ये। तो डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है दोस्तों। तो ये बात किसने बताई थी आप बताओगे? 2 साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक ने बताई थी। कब बताई थी? 1953 में। तो कई बार प्रश्न बनाए पेपर में कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, कब दिया? तो आप कहोगे 1953 में वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। अब भैया बहुत अच्छा काम करा था इन्होंने, इसीलिए डीएनए की संरचना की जानकारी के लिए सन 1962 में दोस्तों 1962 में वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आजकल ये भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि किसको कब डीएनए की दोहरी संरचना की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला।
आप बताओगे वाटसन और क्रिक को 1962 में मिला था नोबेल प्राइज, है ना। कब मिला था बेटा? मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें मिला था। बायोलॉजी में कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलता, बायोलॉजी के लिए ही मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इन्होंने भी मेडिसिन के क्षेत्र में ही नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। तो इन्हें भी मेडिसिन के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। समझ में आई बात? तो ऐसे आपको चीजें छोटे छोटे पॉइंट ही क्वेश्चन बनकर आते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि डीएनए जो होता है इसका जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रैंड में डीएनए की कुंडलियां एक दूसरे के विपरीत समानांतर क्रम में पैरेलल चलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आ जाओ मैं समझाऊं एक बार फिर से। भाई ये डीएनए की कुंडली है, एक कुंडली ये है डीएनए की, एंड इसी के चारों तरफ लिपटी हुई कुंडली ये है डीएनए की। अगर यहाँ पर ये स्टैंड जो है 3-5 के साथ शुरू हुआ है तो नीचे जाकर ये विपरीत हो जाएंगे, नीचे जाकर इधर ये 5 हो जाएगा और इधर ये 3 हो जाएगा। तो डीएनए की दोनों कुंडलियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं लेकिन विपरीत क्रम में चलती हैं। अगर यहाँ पर 3 ऊपर की तरफ इस साइड 3 था, नीचे की तरफ इस साइड 3 चला जाएगा, और ऊपर की तरफ इस साइड 5 था तो नीचे इस साइड आपको 5 देखने को मिलेगा। तो ये क्या होते हैं? विपरीत क्रम है बट पैरेलल में चलते हैं दोनों स्टैंड डीएनए के। तो वही पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है कि डबल हेलिक्स जो होते हैं डीएनए की कुंडलियां एक दूसरे के विपरीत समानांतर क्रम में चलती हैं, है ना। ये भी पॉइंट अच्छा है, आपको पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे कि जो डीएनए के हेलिक्स होते हैं इनका व्यास कितना होता है। तो इनका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉन, है ना। इनका डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन। यानी कि ये जो आपके डीएनए होते हैं इनके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं जो हेलिक्स होते हैं इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है, याद रखोगे, ठीक है। क्लियर? आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि भाई डीएनए क्या काम करता है। हमने डीएनए की फुल फॉर्म पढ़ी, डीएनए की खोज किसने करी वो पढ़ा। अब मुद्दा ये कि डीएनए करता क्या है। तो दोस्तों डीएनए आपने देखा आनुवांशिक पदार्थ होता है, कई बार सुना भी होगा। तो हम लोग बताएंगे डीएनए कंट्रोल ऑल जेनेटिक फंक्शन। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालित करता है। दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर जो आपके कैरेक्टर हैं, आपके माता पिता से जो लक्षण आए हैं वो बेसिकली डीएनए ही क्या कर रहा होता है? आनुवांशिक रूप से संचरित करता है माता पिता से बच्चों में। क्लियर? अब डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि जीवों का आनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं। जीवों का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। अगर आप अपना डीएनए अपने मम्मी पापा से मैच करेंगे तो आपका डीएनए इस दुनिया में केवल आपके मम्मी पापा से ही मैच होगा और किसी से मैच होगा ही नहीं। तो मम्मी पापा का डीएनए जो है वो हमारे अंदर आया, सारा का सारा नहीं, मम्मी पापा से हमारा डीएनए ऐसा मानकर चलो 80% मैच करेगा, बाकी 20% हमारा खुद का डीएनए होता है। तो डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ, यानी माता पिता से बच्चों में जाने वाला जो पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। अब बात करिए कि सीक्वेंस ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन, है ना। दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू आरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। भैया डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनको जीन कहा जाता है बच्चा, जीन। कई बार जीन के बारे में भी पूछ लेता है कि डीएनए के छोटे छोटे खंड, दो छोटे छोटे सेगमेंटों को क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है जीन्स, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो जीन कई बार आरएनए में बदल जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम अनुलेखन के नाम से जानते हैं। तो डीएनए के जो छोटे छोटे खंड हैं वो कई बार आरएनए में बदल जाते हैं, है ना। डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट क्या कहलाते हैं? जीन। इन सेगमेंट्स को चेंज करने के लिए कई एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। चलिए आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है, डीएनए के सेगमेंट जो होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? आरएनए में, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम डीएनए के अंदर आपने कहा जो आरएनए में सेगमेंट चेंज हो जाता है, डीएनए, ये जो डीएनए था ये आरएनए में चेंज हो गया। तो मैम डीएनए आरएनए में चेंज होता है, इसको क्या कहते हैं? अनुलेखन। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है कि जब कभी डीएनए आरएनए में चेंज होता है इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? आपने कहा अनुलेखन के नाम से। फिर मैम ये जो आरएनए होता है ये किस में चेंज होता है? प्रोटीन में। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। अब इन दोनों प्रोसेस को कराने में कुछ एंजाइम भी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से एंजाइम? तो भैया अनुलेखन प्रक्रिया में उपयोग एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा,
बहुत अच्छा। जब कभी आप कहते हो ना बायोलॉजी के प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट आए हैं, वो ऐसे ही पॉइंट होते हैं जो आप लोगों को पता नहीं होते, लेकिन इस क्लास से अब आप चीज़ों को क्लियर करोगे, ये पॉइंट्स भी आप लोग पेपर में कर पाओगे। तो भैया आप लोगों ने देखा डीएनए जब आरएनए में चेंज होता है तो इस प्रक्रिया को कराने के लिए एक एंजाइम उत्तरदायी होता है, उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? डीएनए को आरएनए में चेंज कर देता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, डीएनए डबल हेलिक्स। अब बात करिए कि मैम कौन सा एंजाइम है जो आरएनए को प्रोटीन में चेंज कर देता है? तो भैया आरएनए जो होता है उसको प्रोटीन की प्रक्रिया में चेंज करने वाला एंजाइम है पेप्टाइड ट्रांसफरसेज। ठीक है, तो पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है? आरएनए को प्रोटीन में चेंज कर देता है। तो क्लियर यहाँ से चीजें? आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक हैं जो डीएनए के लिए या डीएनए में हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ ऐसी टेक्निक जो डीएनए से संबंधित है और आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले पीसीआर। बेटा पीसीआर जो होता है इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। ये एक तरीके की जांच है, डीएनए से संबंधित जांच है। इस पीसीआर से हम एड्स का भी पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए क्या वो एड्स के वायरस से इफेक्टिव है या नहीं। तो दोस्तों इसका काम इसकी फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और ये टेम्परेचर साइकिल होती है, मतलब आपके डीएनए को थोड़े टेम्परेचर पर, ज़्यादा टेम्परेचर पर रखकर इस प्रोसीजर को किया जाता है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तापमान चक्र के नाम से भी जाना जाता है। आपको पेपर में आ सकता है कि डीएनए से संबंधित वो कौन सी टेक्निक है जिसे तापमान चक्र के नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे है भैया अगला जो प्रोसीजर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक प्रक्रिया है जिससे डीएनए के अंदर हम हेरफेर कर सकते हैं, है ना, टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। बेटा इस प्रक्रिया द्वारा हम डीएनए के खंडों को अलग करते हैं, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट को अलग अलग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं डीएनए को। अगला है डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए अनुक्रमण। ठीक है, अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो आप लोग बता के चलते हो कि एलेक नाम के साइंटिस्ट थे, एलेक ज़ेफरी। इन्होंने क्या करा था? इस टेक्निक को खोजा था दोस्तों। एलेक ज़ेफरी ने इसकी डिस्कवरी करी थी, खोज। ये भी पूछा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने खोजा, तो आप कहोगे एलेक ज़ेफरी ने। ठीक, अब अगला जो प्रोसीजर हो सकता है डीएनए क्लोनिंग, एंड नेक्स्ट जो हो सकता है बच्चा आप बता सकते हो रैपिड डीएनए टाइपिंग। तो डीएनए में हेरफेर करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन दे सकता है पेपर में, सारे आप लोगों को याद कर लेने हैं। तो भाई ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके डीएनए के बारे में। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, गहराई वाली सूचना आपने ली जो आपको पेपर में पूछी जाए तो आप घबरा जाते हो, लेकिन अब नहीं घबराओगे क्योंकि सारे पॉइंट आप लोग जान चुके हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।